नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक सोशियोलॉजी देख रहे हैं और इसके तहत हम सामाजिक संस्थाएं एवं निरंतरता एवं परिवर्तन अध्याय देख रहे हैं। यह इस अध्याय का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण किया था। इस अध्याय में इस वीडियो में हम जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं कि जनजाति को परिभाषित करते हुए भारत में उनके वर्गीकरण को भी स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले बताएंगे कि जनजाति क्या है, उनके बारे में बताएंगे, फिर भारत में उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं इस प्रश्न के। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनजाति क्या है। तो जनजाति सबसे पुराने निवासी होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो सबसे पुराने निवासी हैं उन्हें जनजाति कहा जाता है। जनजाति ऐसे समुदाय हैं जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं। उनका कोई सामान्य प्रकार का राज्य या राजनीतिक संगठन नहीं होता है और उनका समुदाय कठोर रूप से वर्गों में विभाजित नहीं होता है। अगर ये सारी विशेषताएं हैं तो वह जनजाति है। तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पुराने निवासी हों और किसी भी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार धर्म का पालन न करते हों और उनका किसी भी प्रकार का सामान्य राज्य या राजनीतिक संगठन न हो, ठीक है, और जो उनका समुदाय है कठोर रूप में वर्गीकृत न हो। ठीक, अगर ये विशेषताएं हैं तो जनजाति कहे जाएंगे। तो इन्हीं के आधार पर हम जनजाति को परिभाषित कर सकते हैं। अगर सेपरेट प्रश्न आता है तब भी हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत में जनजाति समाजों का वर्गीकरण। मैंने यहाँ बिंदुवार लिखा है, आप लोग इसे पैराग्राफ के आधार पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। ठीक है, तो भारत में जनजाति समाजों का वर्गीकरण। तो जो भारत में जनजाति समाज है इनको हम दो वर्गों में विभाजित करके देखेंगे। पहला, अस्थाई विशेषक या लक्षण के आधार पर। ठीक है, अस्थाई विशेषक के तहत हम क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टता और पारिस्थितिकी आवास के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। दूसरा जो है वर्गीकरण वो अर्जित विशेषक, ठीक है, जो उन्होंने एक्वायर्ड क्वालिटीज हैं उनके आधार पर, ठीक है, अर्जित लक्षणों के आधार पर हम उनका, ठीक है, वर्गीकरण करेंगे। जिसके अंतर्गत हम आजीविका के साधन कैसा अपना रखा उसके आधार पर, हिंदू समाज में उनका समावेश किस सीमा तक हुआ है, किस सीमा तक नहीं हुआ है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो मुख्यतः दो आधार पर वर्गीकरण है, एक अस्थाई विशेषण, ठीक है, जो अस्थाई विशेषता है उनकी, और जो अर्जित विशेषता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्थाई लक्षण यानी अस्थाई विशेषता के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर देखा जाए भारत में तो 85% से अधिक जो जनसंख्या है जनजातियों की वो मध्य भारत में है। मध्य भारत में यानी कि जो पश्चिमी भाग है मध्य भारत का, गुजरात और राजस्थान यहाँ पर, और मध्य भारत का जो मध्य भाग है इसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आता है। इसके अलावा जो पूर्वी भाग है, ठीक है, पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, ये तो यहाँ पर पूरे जनजाति का, जितनी जनजातियाँ भारत में निवास करती हैं 85% जनसंख्या उनकी है। ठीक है, तो मध्य भाग में। तो ये सारे राज्यों के नाम भी हमें याद रखने हैं। ठीक, और शेष जो 15% जनजातियाँ हैं, ठीक है, जो शेष 15% जनजातियाँ हैं उनमें 11% से अधिक पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, वहाँ पर हैं। इसके अलावा 3% से अधिक जो हैं अन्य क्षेत्रों में हैं। भारत के जो बाकी क्षेत्र हैं, ठीक है, अन्य राज्य हैं उनमें हैं। तो ये क्षेत्र के हिसाब से हमने इनका विभाजन देखा। तो सबसे ज़्यादा 85% मध्य भारत में, जिनमें कई सारे राज्य हमने देखे। फिर 15% में से 11% पूर्वोत्तर में और 3% से अधिक जो हैं शेष भारत में। और अगर इनके घनत्व के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ है? ये पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें से अधिकतर, असम में लगभग 30% जनसंख्या जो है जनजाति है, बाकी अन्य में 60 से लेकर 90% तक जनसंख्या जो है वो
जनजाति है, वहाँ की जनसंख्या का, उस स्टेट की जनसंख्या का, ठीक है, उस आधार पर देख सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे घनी आबादी कहाँ है? पूर्वोत्तर में। अब हम दूसरा विभाजन देखते हैं अस्थायी लक्षण के तहत। पहला हमने देखा क्षेत्रफल, दूसरा है पारिस्थितिकी आवास, यानी वे जिस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, जो उनका इकोलॉजिकल हैबिटेट है उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो वे पहाड़ियों में रहते हैं तो पहाड़ी जनजाति हम कह सकते हैं, वनी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण मैदानों में रहते हैं, और नगरीय औद्योगिक इलाकों में भी रहते हैं। इस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, अस्थायी विशेषता के तहत। तीसरा जो इसका पार्ट है स्थायी विशेषता का, वो है भाषा। और भाषा को हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। भारत में जो भाषा है 4 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है आर्य, भारतीय आर्य, जिसमें केवल 1% जनजाति ही बोलती हैं, बाकी अन्य जो लोग हैं वो बोलते हैं। तो 1% जनजातियां कौन सी भाषा बोलती हैं? भारतीय आर्य, इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो बोलती हैं। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है उसको बोलने वाले 3% जनजाति हैं। शेष जो ऑस्ट्रिक भाषा है और तिब्बती बर्मी है, इसमें 80% जनजाति बोलते हैं। यही प्राथमिक रूप से बोली जाने वाली भाषा है जनजातियों के द्वारा, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी। इसमें भी सबसे ज़्यादा तिब्बती बर्मी है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगली अस्थायी विशेषता देखें तो इसमें शारीरिक प्रजाति दृष्टि से वर्गीकरण देखते हैं। भाई उनका शारीरिक संगठन जैसा है, या किस प्रजाति के हैं, किस रेस के हैं, किस नस्ल के हैं, उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि निग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, द्रविड़, आर्य। ठीक है, तो इसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? शारीरिक प्रजाति दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला है जनसंख्या के आधार पर भी इनका विभाजन किया गया है कि सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है, कौन सी जनजाति की है, सबसे कम कौन सी जनजातियों की है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी जनसंख्या की जनजातियों को देखेंगे तो इसमें आते हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या में गोंड है, भील है, संथाल है, ओरांव है, मीणा, बोडो, मुंडा, ये सारी जनजातियां हैं, जनसंख्या के आकार से सबसे बड़ी हैं भारत में। ठीक, तो ये थे सारे अस्थायी विशेषता। तो अस्थायी विशेषता में क्षेत्र के आधार पर, पारिस्थितिकी आवास के आधार पर, भाषा के आधार पर, शारीरिक प्रजाति दृष्टिकोण के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी विशेषता अर्जित लक्षण के आधार पर। अर्जित लक्षण के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें हमें मुख्यतः किस देखना है? आजीविका के साधन और हिंदू समाज में उनका क्या समावेशन हुआ है उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे आजीविका के साधन के आधार पर। तो आजीविका के साधन के आधार पर यानी वो कौन सा रोजगार अपना रखे हुए लोग, जनजातियां, उसके आधार पर भी हम उनका विभाजन करते हैं। जैसे कि मछुआरा समुदाय जो मछली पकड़ते हैं, अगर वे खाद्य संग्राहक हैं, खाद्य संग्रह करते हैं, जंगलों से खाद्य सामग्री इकट्ठा करते हैं, या आखेटक हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है। झूम की खेती करने वाले जो हैं, जो कृषक हैं, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा बागान और जो बागान है, ठीक है, और जो औद्योगिक नगर है का उद्योग हैं, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, यानी बागान और औद्योगिक कामगार के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा जो है ये आजीविका के साधन के आधार पर हो गया। अब जो अर्जित लक्षण है, इसके तहत हिंदू समाज का आत्मसातीकरण के आधार पर देखेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने हिंदू समाज से अपने आप को कितना जोड़ा है, कितना नहीं जोड़ा है, उस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि उन्होंने हिंदू समाज की जो विशेषताएं हैं, धार्मिक, सामाजिक, तमाम तरह की जो विशेषताएं हैं, उनको उन्होंने कितना अपनाया है, उसके प्रति वो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह से ये 2 प्रकार की आवृत्ति यहाँ पर इनकी है। ठीक है, हिंदू समाज के प्रति उनकी 2 प्रकार की एटीट्यूड है। आवृत्ति मतलब एटीट्यूड है। एक तो सकारात्मक झुकाव है नहीं, वो हिंदू धर्म को अपनाने की तरफ प्रवृत्त हैं, बढ़ रहे हैं, तो सकारात्मक झुकाव हो गया। दूसरा, कुछ जनजातियां हैं जो पूर्णतः विरोध करती हैं हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का, तो प्रतिरोध और विरोध 2 प्रकार की हैं। तो हम इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं कि कुछ जनजातियां हिंदू समाज के प्रति सकारात्मक झुकाव रखती हैं, यानी उनकी सकारात्मक प्रवृत्ति है, अभिवृत्ति है, किसके प्रति? हिंदू समाज के प्रति। दूसरा है हिंदू समाज के प्रति विरोध रखने वाली। ठीक है, तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसके अंदर परिस्थिति की दृष्टि से हम देखते हैं, यानी कि समाज में उनकी पोजीशन कैसी है, उस आधार पर भी इन जनजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि कुछ जनजातियों ने जिन्होंने हिंदू समाज को अपनाया है,
ठीक है, उनकी पोजीशन समाज में कैसी रखी गई है उस आधार पर वर्गीकरण हम देख रहे हैं। परिस्थिति बोलते हैं पोजीशन के आधार पर। तो इस आधार पर कुछ को ऊंचा स्थान प्राप्त है, यानी उनको उच्च स्थान प्राप्त है, जबकि अधिकांश जो जनजातियां हैं जो हिंदू समाज को अपनाया है उनको अब भी नीचा स्थान प्राप्त है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को देखा, पूरा डिटेल से देखा, जो कि बिंदुवार ही है, आप इसे पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर आप अलग से भी सेपरेट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत में जनजातियों के वर्गीकरण को स्पष्ट करें, तो आप सिर्फ वर्गीकरण ही बताएं, या अगर जनजाति की विशेषताएं पूछे, ठीक है, या जनजाति क्या है, तो आप पहला पार्ट भी बता सकते हैं, या दोनों प्रश्न संयुक्त रूप से भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज जनजाति पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, यानी जो जनजाति पहचान के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, उसके क्या कारण है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको भी बिंदुवार हम देखेंगे। ठीक है, तो जनजाति समुदायों का मुख्य धारा की प्रक्रिया में बलात् समावेश का प्रभाव। देखो क्या किया जा रहा है कि जनजाति समुदाय को हिंदू जो मुख्य धारा समाज है, ठीक है, उसमें उनको जबरदस्ती एक तरह से प्रवेश कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, जनजाति की क्या विशेषता है कि वो जंगलों में रहते हैं, वनों पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, अपनी एक आदिम संस्कृति जो है उसको अपनाते हैं। ठीक, लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, या हमारे समाज के द्वारा क्या किया जा रहा है कि उनको अपने समाज में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी बलात् रूप से, यानी फोर्सफुली, बलपूर्वक। तो जब बलपूर्वक किया जाएगा तो जनजाति जो संस्कृति है, ठीक है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जनजाति संस्कृति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ठीक, तो जब जनजाति संस्कृति और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा तो जायज़ सी बात है कि रिएक्शन होगा। ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो क्या करेंगे, अपनी जनजाति जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए दावा प्रस्तुत करेंगे कि भाई हमारी संस्कृति को संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो ये कारण ये है। पहला कारण क्या है कि जनजाति पहचान के लिए दावा किया जा रहा है कि भाई उनको मुख्य धारा में बलात् समावेश कराया जा रहा है, फोर्सफुल्ली समाज में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो कि ये होना चाहिए कि वो खुद ही अपने आप से जुड़े। ठीक, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है बल्कि बलात् समावेश किया जा रहा है। ठीक, तो आज जनजाति पहचान का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं के द्वारा हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अंतःक्रिया की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, जो होना चाहिए, यानी कि वो खुद अपने आप से शामिल होने का, इंटरेक्शन के द्वारा, है ना, वो क्या करें, मुख्य धारा के समाज से जुड़े, जनजाति लोग स्वयं जुड़ने का प्रयास करें, उनकी संस्कृति को धीरे धीरे समय अंतराल में अपनाते चले जाएं, और फिर ठीक है, वे धीरे धीरे अपने आप ही मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। उनको हम फोर्सफुल्ली शामिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी उनकी। ठीक, तो जनजाति पहचान और मजबूत हो जाएगी और सुदृढ़ हो जाएगी। अंतःक्रिया की प्रक्रिया का जनजातियों के अनुकूल न होने के कारण आज अनेक जनजाति गैर जनजातीय जगत की प्रचंड शक्तियों के प्रतिरोध की विचारधारा पर आधारित है। देखो होता क्या है कि जो अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, यानी कि एक दूसरे से जो इंटरेक्शन हो रहा है जनजाति समाज का अन्य समाज से, अगर वह उनके अनुकूल है, जनजातियों के अनुकूल है, तो ठीक है, वे आसानी से समावेशित हो जाएंगी। अगर वो अनुकूल नहीं है तो प्रतिक्रिया होएगी। ठीक है, तो गैर जनजाति जगत है उनके प्रति वो प्रचंड विरोध करेंगी। ठीक है, तो ये भी होना जरूरी है, यानी जो अंतःक्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन की जो प्रक्रिया है वह जनजातियों के अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल नहीं होगी तो वह प्रतिरोध करेंगे, यानी जनजातीय पहचान जो है वह सुदृढ़ होएगी। जनजातीय पहचान सुदृढ़ करने के लिए वे क्या करेंगे, दावे प्रस्तुत करेंगे। तो दूसरा कारण क्या हो गया कि अगर अंतःक्रिया की प्रक्रिया अनुकूल नहीं है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के बहुत से नागरिक एक विशेष कानून के अंतर्गत रह रहे हैं। आपसपा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, वहाँ जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री है, उनको विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो विशेष कानून के तहत रह रहे हैं जिसमें उनके नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया है। ठीक है, जो विशेष कानून है, कहीं न कहीं उस विशेष कानून ने उनके मौलिक अधिकारों को
उनके नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया है। जब उनके अधिकार सीमित होंगे तो इसका मतलब वो विरोध करेंगे, विद्रोह भी करेंगे। जब विद्रोह करते हैं तो समस्त विद्रोह के दमन के लिए सरकार द्वारा कठोर कदम उठाया जाता है नहीं। जब कठोर कदम उठाया जाएगा तथा फिर उनसे भड़के विद्रोहों के दुष्चक्र ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुंचाई है। जब विद्रोह होगा फिर विद्रोह के दमन का प्रयास किया जाएगा, इससे उनकी क्या होगी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज, इन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जब ऐसा होगा तो जनजातियों में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए फिर से दावा प्रस्तुत करना चालू करेंगे। ठीक है, उनमें असहजता पैदा होगी। ठीक, ले शनैः शनैः उभरते हुए, यानी शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे उभरते हुए जो शिक्षित मध्यम वर्ग हैं, उन्होंने आरक्षण की नीतियों के साथ मिलकर एक नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग का निर्माण किया है। हो क्या रहा है कि अब जनजातियों में भी धीरे धीरे शिक्षित वर्ग आ रहे हैं। अब फिर उन्होंने आरक्षण की नीति का मांग कर रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं आरक्षण के आधार पर भी क्या हो रहा है, दावा प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारे जो अधिकार हैं, यहाँ पे विशिष्ट अधिकार हैं, जनजाति अधिकार हैं, वो बने रहें। क्योंकि जनजाति समाज में विभेदीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, जनजाति समाज में भी विभेदीकरण हो रहा है, विकसित तथा अन्य के बीच विभाजन भी बढ़ रहा है। जनजाति पहचान, ठीक है, के नवीनतम आधार विकसित हो रहे हैं। तो जनजाति पहचान के अब क्या हो रहे हैं, नवीनतम आधार, ठीक है, विकसित हो रहे हैं। तो दावे तो किए ही जाएंगे। पहले क्या होता था, मुख्यतः जो जनजाति समाज था वो समरूपी समाज हुआ करता था, उसमें विभेदन नहीं था। हमने शुरू में ही देखा था कि जनजातियां जो थी वो कठोर वर्गीकरण में विभाजित नहीं थी, है ना, उनका विभिन्न वर्गीकरण नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसमें से कुछ लोग शिक्षित हुए, नए नए व्यवसाय करने लग गए, जो परंपरागत व्यवसाय था उनका, मछली पकड़ना, शिकार करना, कृषि करना, उनसे निकल कर वे ठीक है व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में आए, सेवा क्षेत्रों में आए। तो ऐसे में क्या हुआ, समाज में विभेदीकरण पैदा हुआ। कुछ लोग उच्च हो गए, कुछ परिस्थिति प्राप्त कर लिए, कुछ निम्न परिस्थिति में रह गए। इससे क्या हुआ, जनजाति विभाजन पहचान के लिए एक नए आधार विकसित हो गए। तो जो जनजाति, तो एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जनजाति पहचान के लिए नवीनतम आधार ने भी क्या किया है, जनजाति पहचान के लिए दावे प्रस्तुत कर दिए हैं, है ना। उसके पीछे कारण यही है कि जो समाज में विभेदीकरण होना चालू हो गया है। इन मुद्दों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, भूमि तथा जंगल जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो पहला क्या है, जो हम जितने भी हमने मुद्दे देखे, इनके को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला क्या है, भूमि तथा जंगल संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो जनजाति संस्कृति की पहचान को लेकर है। तो ये जनजाति संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए दावा किया जा रहा है। और आर्थिक क्षेत्र में क्या हमने देखा कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, जनजातियों का होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण की बात इसलिए आई क्योंकि जब 1990 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया तो तमाम विदेशी कंपनियां भारत में निवेश की और उन्होंने उद्योग स्थापित किए। इसके साथ ही भारत में भी उद्योग तेजी से विकसित हुए, जिसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन की आवश्यकता महसूस हुई। और फिर जो कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में जो संसाधन थे, चाहे वन संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो, उनके दोहन के लिए ठीक है सरकार की तरफ से नीतियां बनाई गई और वे वहां पर जाके संसाधन का दोहन करने लग गए। ठीक है, उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जनजातियों को वहां से विस्थापित होना पड़ा, उनको अपने संसाधनों को छोड़ना पड़ा, जबकि वे मुख्यतः इन्हीं वन संसाधन, पर्वत के जो संसाधन है, जल संसाधन है, उन्हीं पर जनजाति लोग निर्भर थे। अब उस पर नियंत्रण किसका होने लग गया, विदेशी कंपनियों का और सरकार के जो उद्योग हैं उनका। ठीक है, तो इस आधार पर भी कहीं न कहीं जनजातियों ने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए दावा प्रस्तुत करना चालू किया। और दूसरा मुद्दा हम देख ही चुके हैं, जाति संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रमुख बिंदु थे जिसके आधार पर हम इस प्रश्न को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में देखा और ये विस्तृत प्रश्न हैं। आप इसमें से छोटे प्रश्न भी अगर आएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।